India became the world's fourth largest economy, surpassing Japan. ये हेडलाइन आपने पूरे देश के मीडिया चैनल्स और न्यूज़पेपर्स में ज़रूर देखी, सुनी या पढ़ी होगी। India is poised to become the fourth largest economy in the world, overtaking Japan. की इकोनॉमी बनाने की गारंटी दी है। लेकिन इंडिया के वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरह क्या आपने जीडीपी पर कैपिटा यानी देश के नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय, जिसमें हम पूरी दुनिया में 136वें नंबर पर हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी देश के नागरिकों की एजुकेशन और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जिसमें हम पूरी दुनिया में 130वें नंबर पर हैं, पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर, ग्लोबल हंगर इंडेक्स और सोसाइटी अपलिफ्टमेंट जैसे टॉपिक्स की हेडलाइंस आपने आखिरी बार कब देखी, सुनी या पढ़ी? भारत हमारा देश, जिसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, इस डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स में से एक पिलर है मीडिया, जिसकी आज ये हालत है कि दुनिया की मीडिया रैंकिंग में हम 180 देशों में से 151 नंबर पर हैं। जब शाम को आप न्यूज़ देखो तो आपको हिंदू मुस्लिम और इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई के अलावा कुछ दिखेगा नहीं। क्या इसका मतलब हमारे देश में कोई समस्या नहीं? एजुकेशन से लेकर हेल्थ सेक्टर तक, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर अनएम्प्लॉयमेंट तक कई सारे मुद्दे हैं इस देश में। लेकिन चर्चा है तो 300 साल पहले मरे औरंगजेब की, चर्चा है तो पाकिस्तान से इलीगली हमारे देश में आई हुई सीमा हैदर की। लोकतंत्र के 3 पिलर्स जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में ट्रांसपेरेंसी लाने मीडिया को 4th पिलर बनाया गया था। लेकिन आज के मीडिया के द्वारा ट्रांसपेरेंसी के बजाय जनता के दिमाग में बायस्ड नैरेटिव सेट करके जनता की सोच को पोलराइज किया जा रहा। मीडिया का काम था जनता की आवाज बनना, ना कि जनता का ध्यान भटकाना। पर आज के मीडिया की प्रायोरिटी जनता है या टीआरपी, सच है या सेंसेशन, जर्नलिज्म है या एंटरटेनमेंट? आइए जानते हैं इस वीडियो में। जब भी हमारे देश की जनता साथ बैठती है तो चर्चा का मुद्दा होता है राजनीति। जब भी कोई व्यक्ति शाम को घर लौटता है तो सबसे पहले टीवी ऑन करके न्यूज़ देखता है, क्योंकि न्यूज़ चैनल्स एक सेंट्रल रोल प्ले करते हैं जनता तक जानकारी पहुंचाने में। और जब कोई न्यूज़ या इंफॉर्मेशन ऐसी हो जिससे कोई इम्पैक्ट हमारी डेली लाइफ पर होगा तो उस न्यूज़ को सुनाने का तरीका एजेंडा भी सेट करता है। हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन न्यूज़ चैनल्स हैं और उनके लिए वही सच होगा जो नोएडा के स्टूडियो में बैठे हुए जर्नलिस्ट कहेंगे। और इसका गलत फायदा उठाकर इंपॉर्टेंट मुद्दों के अलावा ऐसी न्यूज़ दिखाई जाती है जिससे एक फिक्स्ड आइडियोलॉजी प्रमोट हो, ताकि देश की जनता का ध्यान असली मुद्दों पर ना जाए और देश का युवा रोजगार ना मांगे। आज़ादी की लड़ाई के दौर से लेकर बफर स्कैम तक कई घटनाओं पर हमें जर्नलिज्म की इंपॉर्टेंस देखने को मिली। लेकिन क्या आज हमारी मीडिया इंडस्ट्री की इतनी रेलिवेंसी बची है जितना इंपॉर्टेंट मानकर उसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यानी 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बनाया गया था? आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बायस्ड रिपोर्टिंग। कहीं कोई कम्युनल रायट, 2 धर्मों के बीच की लड़ाई हो तो उसे 24 घंटे कवरेज मिलेगी, लेकिन जहां मणिपुर की तरह धार्मिक लड़ाई ना हो तो उनकी आवाज कोई नहीं उठाएगा। मणिपुर में पिछले कई साल से लोग मर रहे, हालत इतनी खराब है कि वहां प्रेसिडेंट रूल भी लगा दिया गया। 11,000 से ज्यादा घर जल चुके हैं और कई 100 लोगों की जान चली गई। लेकिन इस पर कोई सवाल नहीं, कोई डिबेट नहीं। उल्टा कहा जाता है कि सरकार के मामले में दखल अंदाजी गलत है, यानी देश का एक हिस्सा जल रहा हो, वहाँ के लोग मर रहे हो, ऐसे मुश्किल समय से गुजर रहे राज्य की आवाज उठाना दखल अंदाजी है। हम सब का ये मानना है कि शाम में न्यूज चैनल्स पर होने वाली डिबेट्स बहुत जरूरी हैं, क्योंकि उन डिबेट्स में सरकार के प्रवक्ता खुद आकर जवाब देते हैं। लेकिन इन डिबेट्स का फायदा भी तब होता जब डिबेट्स इन्फिल्ट्रेशन पर, करप्शन पर, पेपर लीक पर, बढ़ते टैक्सेस और अनएम्प्लॉयमेंट पर, बढ़ते वाटर पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन पर की जाती। लेकिन हमारी डिबेट्स के टॉपिक्स होते हैं एक्स मुस्लिम वर्सेस मौलाना, भगवाए हिंद से हारेगा गजवाए हिंद, 11 लाख मुस्लिमों ने छोड़ा इस्लाम, पूरे पाकिस्तान में हाहाकार। आए दिन इन जर्नलिस्ट को फाइन किया जाता है हेट डिबेट्स के चलते, लेकिन फिर भी कोई सुधार नहीं। हमारे मीडिया की 2 लॉबीज बन चुकी हैं। एक वो जो बिना कुछ सोचे समझे सरकार का पक्ष लेती है, जिसे हम गोदी मीडिया के नाम से जानते हैं, और दूसरी वो जिसका काम है कहीं पर भी कुछ भी हुआ हो तो जिम्मेदार मोदी सरकार, जिसे हम लुटियंस मीडिया के नाम से जानते हैं।
अगर आपको गोदी मीडिया को समझना हो तो सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो गोदी मीडिया वो लॉबी है जिसकी कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। यहाँ कुछ बोलने या दिखाने से पहले सोचा या समझा नहीं जाता। किसी का फोटो यूज करके किसी का नाम दे देना, अपने देश के नागरिक को दूसरे देश का बताकर उसे आतंकवादी बना देना, ये इनका काम है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की रिटेलिएशन शेलिंग में शहीद हुए पुंछ के कारी मोहम्मद इकबाल साहब को गोदी मीडिया ने आतंकवादी बना दिया। चलिए, इनकी आतंकवादी की डेफिनेशन दाढ़ी और टोपी है, लेकिन हद तो तब हो गई जब इन्होंने एक कहानी बनाकर भी सुना दी कि ये कारी मोहम्मद इकबाल पाकिस्तान में आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता था और इसे मारने की बार बार कोशिश की गई, लेकिन ये हर बार बच निकला। Hari Muhammad Iqbal, Lashkar terrorist religious preacher, also killed in Kotli operation. पर ये बाल बाल बचता था क्योंकि ये अपनी पोजीशन, ये अपनी लोकेशन बदली कर रहा था। इसीलिए मैंने बोला इस देश के बच्चे को भी मालूम है कि पाकिस्तान से हमारे रिलेशंस ठीक नहीं, क्योंकि इस देश में हुए हर बड़े आतंकवादी हमले के पीछे पाकिस्तान था। फिर चाहे वो कश्मीर के पहलगाम और पुलवामा में हुए हमले हो या मुंबई का 26/11 अटैक। आप बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार। 9 blasts had rocked the Taj in less than 30 minutes. हर घटना के पीछे पाकिस्तान, लेकिन इसके बावजूद डिबेट्स होती हैं इंडियाज पॉइंट ऑफ व्यू वर्सेस पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। डू वी स्टिल नीड पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू टू डिस्कस इट ऑन नेशनल न्यूज चैनल्स? हमारे हजारों देशवासियों के शहीद होने के बावजूद भी क्या हमें पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए? चलिए एक बार के लिए कह दें कि करिए आप डिबेट, देखते हैं दोनों देशों का पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन उन डिबेट्स में इनके द्वारा बुलाए गए पाकिस्तानी, जो इनके लिए एक्सपर्ट्स होते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के और डिफेंस के, वो उल्टा हमारे देश को, हमारी आर्मी को और हमारे प्रधानमंत्री को बुरा भला कहकर चले जाते हैं। इन्हें मालूम भी है कि इनके द्वारा बुलाए गए पाकिस्तानी जब लाइव डिबेट्स में आएंगे तो वो उल्टा हमारे देश को ही बुरा भला कहेंगे, लेकिन ये उसके बावजूद उन्हें बुलाते हैं क्योंकि प्रायोरिटी देश या जनता नहीं, टीआरपी है। पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तानी एक्टर्स, सिंगर्स को बैन करने की मांग करने वाले चैनल्स इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच आते ही पाकिस्तान के जियो न्यूज जैसे चैनल्स के साथ लाइव शोज करते थे, क्योंकि इनके हिसाब से उस समय तो हालात ठीक थे। और उसी समय जब हालात ठीक थे, कोई पाकिस्तानी एक्ट्रेस को अपनी मूवी में कास्ट कर ले और मूवी रिलीज के टाइम हालात खराब होने की वजह से मूवी को ओवरसीज रिलीज किया जाए, तो एक्टर ही खालिस्तानी, एक्टर ही देशद्रोही और एक्टर ही गद्दार। इस डबल स्टैंडर्ड जर्नलिज्म से क्या आप उम्मीद रखेंगे कि कोई नेता इनसे डरेगा कि कभी ये सवाल करें और किसी नेता को पानी पीना पड़ जाए? अब बात करते हैं एक सवाल की जो देश के हर नागरिक के दिल में है कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? हमारे देश में डेमोक्रेसी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारा फंडामेंटल राइट है, और ये सवाल करना कि क्लोज्ड रूम इंटरव्यू के बजाय प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते, ये नागरिक का एक अधिकार है, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करना प्रधानमंत्री का अधिकार है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब इस सवाल को नजरअंदाज करके इसे डिफेंड करने की कोशिश की जाती है, ये कहकर कि वी हैव इलेक्टेड आवर प्राइम मिनिस्टर टू गवर्न द कंट्री एंड नॉट टू डू प्रेस कॉन्फ्रेंसेस एंड इंक्रीज द टीआरपी ऑफ द चैनल्स। We have elected the Prime Minister of our country to govern and not to do press conference and increase the TRP of television channels. Very clear about that. इन जो प्रधानमंत्री बड़े बड़े चैनल्स के साथ लाइव शोज करते हैं, क्या उन शोज से उन चैनल्स की टीआरपी नहीं बढ़ती? दिस कंट्री इज बेस्ड ऑन डेमोक्रेसी, नॉट ऑन डिक्टेटरशिप, एंड प्राइम मिनिस्टर इज आंसरेबल टू द पब्लिक हु हैज इलेक्टेड हिम टू गवर्न दिस कंट्री। हर नेता का कर्तव्य है जनता के सवालों के जवाब देना, क्योंकि लिया गया फैसला या बनाई गई नीति सिर्फ उस नेता के लिए या उस नेता की कैबिनेट के लिए नहीं होती। लेकिन चैनल्स में लोगों के इन सवालों के बजाय इन नेताओं के ऐसे बयान चलाए जाते हैं और उल्टा अप्रिशिएट किया जाता है इन आर्ग्यूमेंट्स को। कहा जाता था कि मेन स्ट्रीम मीडिया इज हैप्पी बीइंग अ मेगाफोन फॉर दोज इन पावर, लेकिन आज ये सब हमारे देश में भी हो रहा। ये सवाल किससे पूछा जाना चाहिए कि हमारी मीडिया की इस हालत का जिम्मेवार कौन? क्या पॉलिटिकल पार्टी से मिलने वाले एड रेवेन्यू ने इन चैनल्स को इतना मजबूर कर दिया है कि ये सवाल पूछना तो दूर, उल्टा सरकार के प्रवक्ता बनकर सरकार का पक्ष रखने लगे हैं? रोम के एक पोएट जुवेनल ने कहा था, गिव देम ब्रेड एंड सर्कसेस एंड दे विल नेवर रिवोल्ट। ये ऐसा ही एक सिस्टम बनाकर रखना चाहते हैं जिसमें मंदिर और मस्जिद की लड़ाई चलती रहे, लोग धर्म, जाति और भाषा के नाम पर लड़ते रहें, ताकि इलेक्शन एक्सपेंडिचर और इनइक्वालिटी इन रिप्रेजेंटेशन जैसे मुद्दे नजरअंदाज होते रहें। इलेक्शन एक्सपेंडिचर देश का एक बड़ा मुद्दा है। हमारे देश में इलेक्शंस के टाइम
टाइम कई हजार करोड़ खर्च किए जाते हैं, लेकिन उस पर कोई लिमिट नहीं। लेकिन इस पर कोई सवाल नहीं उठाता, क्योंकि सवाल करने वाले ही सिस्टम का एक हिस्सा हैं। दूसरी तरफ नेताओं के वादे बड़े अच्छे से दिखाए जाते हैं, जैसे इलेक्शन रिजल्ट के अगले दिन ही पूरे हो जाएंगे। कुछ ने तो 2024 लोकसभा चुनाव के 6 महीने बाद पीओके वापस लाने का भी वादा किया था। आप देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बने दीजिए, अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। 1 साल हो गया, मुझे तो अभी तक दिखा नहीं। अगर आपको दिखा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और विपक्ष के नेता ही क्यों ना हो, चुनाव आते ही उन्हें सब परेशानियां नजर आने लगती हैं। दिल्ली का विधानसभा चुनाव आया तो नेता विपक्ष राहुल गांधी को दिल्ली के पोल्यूशन की और यमुना नदी की याद आ गई। वीडियो बनाकर बड़े अच्छे से सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। देखो दिल्ली, देखो चमकती हुई दिल्ली है। पेरिस 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 जैसी दिल्ली है, सब जगह यही हाल है। I've been having breathing issues, you know, and eyes burning and stuff. Last 1 week has been terrible. कि देखिए, दिल्ली की जनता इन सब परेशानियों से जूझ रही, लेकिन फायदा तो तब होता जब ये सब बातें YouTube के बजाय लोकसभा या राज्यसभा में डिस्कस की जाती, लेकिन वहाँ तो वॉकआउट किया जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज नैरेटिव सेट करने से पीछे हटती नहीं और ये चैनल्स उस पर बहस करना बंद नहीं करते। कभी नैरेटिव होता है औरंगजेब की कब्र का, तो कभी देश के नाम को ही नैरेटिव बना दिया जाता है कि ये इंडिया है या भारत। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार हो, वहाँ कुछ गलत हो जाए तो यूट्यूब जर्नलिस्ट के लिए वो जंगल राज और टीवी न्यूज चैनल्स में कोई चर्चा नहीं। और जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार ना हो, वहाँ कुछ गलत हो जाए तो टीवी न्यूज चैनल्स के लिए वो जंगल राज और यूट्यूब जर्नलिस्ट में कोई चर्चा नहीं। मुर्शिदाबाद के वो लोग हों जिनके धर्म की वजह से घर जलाए गए, या कश्मीरी पंडित, ये लोग मजबूर हैं अपने ही देश में रेफ्यूजी बनकर रहने के लिए। और ऐसे धार्मिक तनाव से प्रभावित लोगों की आवाज जब एक सुर में नहीं उठाई जाएगी तो उस जर्नलिज्म का आप क्या करेंगे। और ऐसे सिस्टम होने के बावजूद भी कोई हिम्मत करके कुछ बोले तो उसकी डेड बॉडी सेप्टिक टैंक में मिलती है। मुकेश चंद्रकर नामी जर्नलिस्ट जिसने 120 करोड़ के रोड स्कैम को एक्सपोज किया, बदले में उसका मर्डर करके उसकी डेड बॉडी को सेप्टिक टैंक में फेंक दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि उसके सिर में 15 फ्रैक्चर और लीवर के 4 टुकड़े किए गए थे। लेकिन ये सब खबरें आपको सुनने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि इस सब से आपकी धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होंगी। और जब तक कोई न्यूज मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे और पाकिस्तान की ना हो, तब तक हम उसे सीरियस लेते नहीं। इस देश में दुनिया का सबसे बड़ा स्लम है और उस स्लम में रहने वाले लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 40 साल। इस देश में जहां पानी का नल नहीं पहुंचा, वहां कोकीन जैसा नशा आम बिकता है, लेकिन इसके बावजूद कहा जाता है कि हम विश्व गुरु हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।